क्यों क्यों दीक्षांत? यू कैन लेट मी नो साइन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला। मैंने पिछला लेक्चर अटेंड ही नहीं किया था सर। क्यों? क्यों नहीं अटेंड किया? तो कोई रीजन बताओ फटाफट जल्दी से। मैं सोचता हूँ ऑनलाइन लगा लूंगा, सुबह मैं लेट सोता हूँ तो इसलिए तो ऑनलाइन फिर एंट्री नहीं मिली। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? तुम यार बहुत लापरवाह बच्चे हो गए हो। देखो साइन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ। साइन एक्स का तो वैसे आप सभी ने कोशिश जरूर करी होगी जिन लोगों ने अटेंड किया था। ये है मान लो, तो इसका इसका रिडक्शन करते समय आप कैसे करेंगे? तो इसका रिडक्शन करते समय कुछ इस तरह से ट्राई करेंगे। साइन एक्स का एक फैक्टर सेपरेट करो और फिर बाई पार्ट लगाने की कोशिश करो, है ना? कैसे? इस वाले को, इसका इंटीग्रल पता है तो इसको हम सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लें और इसको फर्स्ट एज्यूम कर लें एंड अप्लाई बाय पार्ट। फटाफट करो, देखो क्या आता है। लेट मी कॉल दिस एज आई एन। तो इसका बाय पार्ट लगाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, बोलते जाओ। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। साइन का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस माइनस कोसाइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एन माइनस वन साइन एक्स की पावर -2 एन माइनस टू इंटू कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान, अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है कि ये नेगेटिव कॉस एक्स है और साइन एक्स की पावर एन माइनस वन है और इधर क्या आ रहा है? प्लस एन माइनस वन को बाहर निकाल दो और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको वन माइनस साइन स्क्वायर कर दो। तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की पावर एन माइनस वन साइन एक्स की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर लिखने के बाद ये हुआ। मैं इसको अगर अब चलो पूरा ही लिख दूं सो दैट यू कैन मेक इट आउट प्रॉपरली। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही आएगा। बोलो जल्दी से। यस सर। तो यहां से दो इंटीग्रल बनेंगे, एक तो एन माइनस वन टाइम साइन एक्स की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, इसको साइन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स को आई एन माइनस टू लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स की पावर n dx। एन माइनस वन टाइम्स आई एन लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इसी को बोलते हैं रिडक्शन। कैसे? ये एन माइनस वन आई एन को लेफ्ट में लाओ, तो दिस एन माइनस दोनों साइड में ऐड करो, यहाँ पर एन माइनस वन आई एन ऐड कर दो और इधर भी प्लस एन माइनस वन आई एन कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर में एन माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम हाउ मच? एन आई एन। तो इसको मैंने एन टाइम्स आई एन लिख दिया, इसको हटा करके स्ट्रेट अवे एन टाइम्स आई एन लिख दिया, एन टाइम्स आई एन इज इक्वल टू, ये हटा दो, रिमूव कर दो इसको, और ये क्या हो गया? ये इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? आई एन माइनस टू। तो इसको मैंने आई एन माइनस टू लिख दिया, हो गया। एन से डिवाइड कर दो तो डिवाइड बाय एन और यहाँ पर एन माइनस वन बाई एन एंड ये रिडक्शन कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कितने लोगों को बात समझ में आई? जल्दी बोलो। अब यस सर। अब इसी को एक
इसी पर एक नोट लिखो, नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। नोट, नोट ये है कि अगर आपको इंटीग्रल 0 to π/2 साइन x की पावर n dx करना है, मान लो इसको मैं in बोल रहा हूं, तो यही चीज आएगी कुछ ऐसे। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है माइनस कोसाइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर n-1 बाई n, इसका इवेल्युएशन होगा 0 से π/2 प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रल, इंटीग्रल क्यों, in-2, 0 से π/2 आ जाएगा, वही वाला एक्सप्रेशन। बोलो हाँ या ना? यस सर। in-2 है ये। अब जरा इसको इवेलुएट करो π/2 पर, तो अगर π/2 पुट करोगे तो cos π/2 क्या होता है, 0, और जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये π/2 पर भी 0 होगा, 0 पर भी 0 होगा, तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n टाइम्स in-2। व्हाट इज in, यू नो, एंड व्हाट इज in-2? in-2 मतलब in मतलब 0 से π/2 साइन nx dx, और in-2 मतलब 0 से π/2 साइन x की पावर n-2 dx। तो इससे एक रिडक्शन आपको तो क्लियर दिख रहा है कि in और in-2 में कनेक्शन क्या है, in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n in-2। इज दैट ओके? यस सर। अब इसका मतलब है कि 2 स्टेप रिडक्शन होगा ये, तो कुछ ऐसी बात होगी कि इफ n इज ऑड, ऐसे सोचो, इफ n इज ऑड तो in क्या होगा, in होगा n-1 अपॉन n in-2, और फिर in-2 क्या होगा, जब in को in-2 में रिड्यूस कर सकते हैं तो उसी रिलेशन से in-2 को क्या लिखेंगे, सेम रिलेशन से in-2 को क्या लिखेंगे बेटा, बोलो जल्दी से फटाफट। n-2 -1 upon n-2 into i n-4। बस n की जगह n-2 डाल दो, यस। n-3 बाई n-2 in-4, n-3 अपॉन n-2 इंटू in-4, और in-4 को क्या डालेंगे, n को n-4 डालो तो n-5 अपॉन n-4, पैटर्न दिख रहा है क्या, in-6। तो ये न्यूमरेटर में देखो n-1 है, फिर n-3 है, फिर n-5 है, ऐसे n में से ऑड सब्ट्रैक्ट होते रहेंगे, एंड दिस विल प्रोसीड। डिनोमिनेटर में n इसी न्यूमरेटर से एक बड़ा होगा, ये n, n-2, n-4 इवन नंबर सब्ट्रैक्ट होती रहेंगी, बिकॉज अगर n एक ऑड इंटीजर है, ऑड, तो क्या आएगा, तो ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट होते हो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट इंटीग्रल क्या होगा, 0। जैसे अगर 15 है, n अगर 15 है तो 15 आएगा पहला, तो फिर क्या, नहीं 15 नहीं 14 आएगा पहला, n-1, फिर 14 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, फिर क्या आएगा, 10 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 2, और फिर 2 के बाद ये I0 में कन्वर्ट हो जाएगा, I0। तो अल्टीमेट इंटीग्रल I0 होगा। I0 मतलब क्या होता है, अगर in को आप 0 से π/2 साइन x की पावर n dx बोल रहे हो तो I0 मतलब 1 dx, तो I0 जो होगा वो इंटीग्रल 1 dx होगा 0 से π/2, और 0 से π/2 इंटीग्रल 1 dx क्या होगा, x 0 to π/2 एंड दैट इज π/2, तो अल्टीमेट इंटीग्रल हो जाएगा π/2। ये ऑड में से ऑड गया, इवन इवन कहेगा, लास्ट में आएगा 2/3 इंटू π/2, ये ऐसे आएगा। ये कब आएगा जरा बता दो मुझे, ये कौन सा केस के लिए है, ये in की वैल्यू कौन से केस के लिए, जब n ऑड। हाँ जब n ऑड है,
इफ एन इज ऑड, यहां लिख दो इफ एन इज ऑड। बट अगर एन इवन है, अगर एन की वैल्यू इवन है तब क्या होगा, तब रिडक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। शुरुआत यहीं से होगी, एन माइनस वन अपॉन एन। तो एन इवन है मान लो, जैसे मान लो एन की वैल्यू सपोज करो 12 है, या एन की वैल्यू 12 भी क्यों ले लो, 8 ले लो। तो 8 माइनस 1 7/8, तो न्यूमरेटर में ऑड है, नीचे इवन है, राइट। तो 7/8, फिर अगला क्या होगा, n माइनस 3/n-2, क्या आएगा बोलो। तो 7/8 के बाद फिर से दो 5, मतलब 8 माइनस 3 5/6। तो देखो यहाँ 7 इंटू 5, नीचे 8 इंटू 6, तो नीचे इवन इवन के प्रोडक्ट आएंगे, ऊपर ऑड के। 7 5 के बाद क्या आएगा 3/4, फिर क्या आएगा 2 और सब्ट्रैक्ट करो 1/2, और लास्ट में क्या आएगा, तो देखो ये पहले I8 था, तो यहां पर आया I6 के बाद आया I4 के बाद आया N8 था, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट इंटीग्रल क्या होगा, I1 होएगा। ऑड में से दो दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऑड में से अगर डबल डबल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लास्ट इंटीग्रल I1 आएगा, फर्स्ट वाले में I1 आएगा, ऊपर वाले में एन ऑड है तो यहां आपने गलत लिखा, लास्ट इंटीग्रल I1 आएगा। जैसे देखो ऑड n 15 है, तो 15 में से जब सब्ट्रैक्शन शुरू करोगे तो ऐसे आएगा ना, I15 फिर I13 फिर I11 फिर I9 फिर I7 फिर I5 फिर I3 फिर I1। तो लास्ट इंटीग्रल I1 मतलब sin x dx आएगा, जिसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये वाले में, ऊपर वाले में 1 आएगी, ये π/2 नहीं आएगा लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर वही सब रिडक्शन होगा, लेकिन लास्ट इंटीग्रल तुम्हारा जो आएगा वो आएगा 1/2 इंटू I0 मतलब π/2, जब n इवन है। तो ये चीज आप याद रखो, इसको बोलते हैं वॉलीज फार्मूला। क्या बोलते हैं, वॉलीज फार्मूला। ये डेफिनेट इंटीग्रल में आपको बहुत हेल्प करेगा, टाइम बचाएगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रही बात कि नहीं। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से जो पूरा डिटेल है उसको समझो, क्या क्या बात मैं बोल रहा हूँ। रिडक्शन फार्मूला क्या है, तो वो तो आपको पता ही। रिडक्शन फार्मूला में अगर साइन का रिडक्शन फार्मूला करना है तो हमने क्या क्या किया, कंप्लीट डिटेल पूरा देखो, पूरा शुरू से मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए। साइन एक्स की पावर n dx है, तो एक साइन सेपरेट किया, साइन एक्स की पावर n-1 इंटू साइन एक्स dx किया। बिकॉज ये साइन का इंटीग्रल हमें पता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, बाई पार्ट लगाया, तो आया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस प्लस n-1 टाइम्स फर्स्ट का डेरिवेटिव n-1 टाइम्स साइन एक्स की पावर n-2 इंटू कॉस एक्स, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से इस एक इंटीग्रल से दो इंटीग्रल बन गए, एक साइन एक्स की पावर n-2 जिसको in-2 बोल रहे थे, n-1 in-2, एक साइन एक्स की पावर n जो in है, फिर उस in को हम लेफ्ट में ले आए, तो in और इधर से n-1 टाइम्स in, वो n हुआ, उसे n से डिवाइड किया, तो लास्ट में ये फार्मूला आया कि in इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स की पावर n-1 अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n in-2। तो जैसे tan का मैंने उस दिन बताया था कि 2 स्टेप रिडक्शन है, एग्जैक्टली उसी तरह से इसका भी डबल स्टेप का रिडक्शन है, ठीक है। अब जैसे एक करके देखते हैं, एक करके देखते हैं। मान लो आपको मैंने बोला कि इंटीग्रल साइन एक्स की पावर 7 dx लिखो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नेगेटिव कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 6 अपॉन 7 है ना, एंड प्लस n-1 अपॉन n,
n-1 मतलब 7 - 1 6 अपॉन 7 I5 हो जाएगा। अब I5 को फिर से लिखेंगे, तो इस I5 की जगह पर फिर से लिखेंगे, तो मैंने 6/7 I5 को इलेबोरेट करना है अब आगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस 6/7 I5 को क्या लिखेंगे, I5 फिर इसी फार्मूले से n को 5 डालो तो माइनस cos x sin x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 - 1 by 5 - 1 by 5 4/5 I3 4/5 I3। अब ये 6/7 टाइम्स 4/5 I3, इसको मैं फिर से लिखना पड़ेगा, मतलब I3 को फिर से लिखना पड़ेगा, तो मैंने इसको 6/7 और 4/5 का प्रोडक्ट करके इसको फिर से लिखा, प्लस 6/7 इंटू 4/5 I3 को फिर से ब्रेक करो, तो I3 क्या आएगा बोलो, I3 इसी फार्मूले से माइनस cos x इंटू साइन की पावर क्या होगा, I3 को ब्रेक कर रहे हो तो I sin square x by 3 एंड प्लस 3 - 1 2/3 I1 प्लस 2/3 I1, और I1 आप जानते हो क्या होता है, प्लस 2/3 I1 क्या है, इंटीग्रल sin x dx, तो उसका इंटीग्रल माइनस cos x प्लस c। तो ये है कि आप sin x की पावर 7 का इंटीग्रल जो है ऐसे रिड्यूस करते करते डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपने ये फार्मूला डेराइव कर दिया तो, बट स्टिल मैंने आपको बोला कि इनडेफिनिट में इसका उतना इस्तेमाल नहीं है जितना डेफिनिट में है, क्योंकि इनडेफिनिट में इंटीग्रल sin 5x dx आपसे पूछा नहीं जाएगा, यूजुअली पूछा भी जाएगा तो उसके लिए हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड है। डेफिनेट इंटीग्रल में ये बहुत यूजफुल है। डेफिनेट इंटीग्रल में यूजफुल कैसे है देखो, ये फार्म, अब जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि sin x की पावर 7 इंटीग्रल 0 to π/2 क्या होगा, आपने देखा ये ऑड है तो आप स्टार्ट करेंगे क्या, 7 - 1 6/7 और दो रिड्यूस करेंगे इंटू 4/5 इंटू 2/3, तो ये 6/7 I5 4/5 I3 2/3 I1 इंटीग्रल sin x dx इज 1, ये आंसर आ गया। और अगर आपसे बोला जाए इंटीग्रल 0 to π/2 sin x की पावर इवन कर दो 8 या 10 dx लिखो, क्या लिखोगे जरा बोलो जरा, तो दीक्षांत बोलो। 9/10। हाँ राइट, 9/10 से फिर दो कम कर दो, बोलो ना। 7/8 यस 5/6 यस in 3/4 1/2 1/2 into π/2 इंटू π/2। एक बात और याद रखनी है, एक बात और इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली है, वो क्या है, वो ये है कि जो इवन पावर वाला होगा वो उसका आंसर रैशनल इरेशनल आएगा, और ऑड पावर का आंसर रैशनल नंबर आएगी। तो अगर sin x की ऑड पावर है 0 से π/2 इंटीग्रेट करना, तो उसका आंसर जो आएगा वो रैशनल नंबर आएगी, और इवन पावर होगा तो π/2 होने की वजह से पाई टाइम्स रैशनल, तो इरेशनल आउटपुट आएगा। तो ये भी दिमाग पे रखना है। और जैसा साइन का होगा एग्जैक्टली वैसा कॉस का रिडक्शन फार्मूला होगा। कॉस का रिडक्शन फार्मूला भी करना हो ना तो वो भी आप करके देख सकते हो, अभी करो, अपने आप करो, करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। इंटीग्रल cos x टू द पावर n dx in है, क्या करेंगे, उस x को अलग कर लो। हाँ जी, इवन है तो लास्ट में π/2 मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। इवन अगर होगा तो इवन पावर में जब n इवन होता है तो इवन का दो रिडक्शन करते हैं ना, तो लास्ट इंटीग्रल जो बनता है ना, लास्ट इंटीग्रल वो बनता है I0 मतलब sin x की पावर 0 मतलब 1 dx,
0 से π/2, और 1 dx 0 से π/2 की वैल्यू होती है π/2। बट अगर n ऑड होता है तो लास्ट इंटीग्रल जो आता है, ऑड में से 2 रिड्यूस करो तो लास्ट इंटीग्रल I1 आएगा ना। जैसे है कि अगर 7 तो 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1, तो I1 आएगा। I1 मतलब इंटीग्रल sin x dx, और sin x dx को 0 से π/2 इवेलुएट करो तो क्या आएगा, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, और माइनस cos x को 0 से π/2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो cos π/2 0 माइनस -1, तो ये 1 आएगा। तो ऑड वाले केस में 1, लास्ट वाली वैल्यू 1 आएगी, इवन में लास्ट वाली π/2 आएगी। दैट्स इट। अब समझ में आ गया होगा शिवानी? अब इसको सेकंड और इसको फर्स्ट करके और इंटीग्रेट करो। एग्जैक्टली वैसे ही आएगा, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट कॉस का इंटीग्रल साइन, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर n-1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज n-1 कॉस की पावर n-2 इंटू कॉस का इंटीग्रल साइन, तो प्लस साइन, और कॉस का इंटीग्रल मतलब ये डेरिवेटिव वाला साइन और एक कॉस के इंटीग्रल वाला साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि सिमिलर सिचुएशन अराइज हो रही है कि नहीं। n-1 साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, n-1 in-2 माइनस n-1 in, बोलो। तो n-1 in क्या, तो n टाइम्स in इज इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू कोसाइन ऑफ n-1 प्लस n-1 in-2, और n से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर n आएगा और यहाँ पर n आएगा, और यहाँ पर भी n करके ये n/n को 1 कर दो, तो in का फार्मूला आ गया है। और वॉलिस फार्मूले को यूज करोगे 0 से π/2, अगर in को हम 0 to π/2 और sin x की cos x की पावर n की बात करें हम, cos x रेज टू द पावर n dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये इसका 0 से π/2 तो 0 ही हो जाएगा, तो वही n-1 अपॉन n 0 to π/2 cos x की पावर n-2 dx हो जाएगा। तो दैट इज n-1 अपॉन n in-2। यहाँ भी 2 स्टेप का रिडक्शन है, बिल्कुल सेम फार्मूला है, वॉलिस फार्मूला इज एग्जैक्टली सेम, और जो आंसर आएगा उसका भी बिल्कुल वही आएगा। तो we will get same Wallis formula. We will get same Wallis formula for sin as well as cos. ठीक है, उस इसमें भी इवन के लिए लास्ट इंटीग्रल 0 आएगा, I0 मतलब 1 dx, तो π/2, इवन वाले में π/2, ऑड वाले में 1। तो बिल्कुल सिमिलर वॉलिस फॉर्मूला आएगा, साइन में भी वही सेम आएगा, कॉस में भी। यहां तक बात समझ में आ गई? और ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव डी dx ऑफ कैपिटल fx इज स्मॉल fx, तो इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx dx a to b comes out to be capital Fx evaluated under the limit a to b। इसका मतलब होता है कि इसको अपर लिमिट बोलते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस b माइनस ऑफ कैपिटल Fx माइनस लिमिट x अप्रोचेस a प्लस ऑफ कैपिटल Fx। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इफ कैपिटल Fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो यही आ जाता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एट अपर लिमिट, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट,
यही है ना जिससे आप इवेल्युएट करते हैं किसी भी इंटीग्रल को? यस सर। तो ये सब डिस्कशन इसी पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, और इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या होता है ये भी फर्स्ट लेक्चर में आपने देख लिया था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस को फर्दर करते हैं और प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन कर चुके थे डेफिनेट इंटीग्रल के फर्स्ट लेक्चर में, ये क्वेश्चन हो गया था कि नहीं? जल्दी फटाफट बोलो। सर एक सेकंड सर देखता हूँ। नहीं देखने का मौका नहीं, करो अभी करो, फिर इतना टाइम नहीं है देखने का, क्या है फटाफट करो, पता चल जाएगा। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो हो गया था, नहीं सॉल्व कर लेते हैं तो हुआ भी था, तो कोई मतलब नहीं, इसको सॉल्व करो। 0 to π/4 cos square x dx, क्या किया इसका? cos स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे आप, cos स्क्वायर का इंटीग्रल निकालेंगे। cos स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे आता है बोलो? 1 प्लस cos 2x हाफ dx, यही करेंगे ना बेटा? यस सर। फिर इसका इंटीग्रल आएगा 1 का x cos 2x का इंटीग्रल sin 2x/2, तो x/2 sin 2x/4, एंड c तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कैंसिल ही हो जाता है। एंड देयरफॉर वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ? π/4 पर वैल्यू क्या आ रही है? x को π/4 पुट किया पहले अपर लिमिट, तो π/8 प्लस sin π/2 इज 1/4 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0। तो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही बी का आंसर करो फटाफट, अभी करो, कोई बात नहीं है। अगर आपने पहले किया भी है तो दोबारा कर लो, क्या दिक्कत है? 0 to π/2 dx ओवर 1 प्लस cos x, इंटीग्रेट करो। क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए? कैन यू सजेस्ट मी? सर हाफ एंगल में लेना। आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं आता, आप जो करना चाहो कर लो। हाफ एंगल में ले जाओ, हाफ एंगल में ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्टलाइज करने पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा, इसलिए हाफ एंगल में ले जाना ज्यादा बेटर है। ये आ जाएगा 2 secant स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x/2, तो हाफ secant स्क्वायर x/2 है कि नहीं? 0 to π/2, ये किसका इंटीग्रल है? tan x/2 का डेरिवेटिव है ये, इसका इंटीग्रल होगा tan x/2, क्योंकि tan x/2 को डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा, है ना? तो इसको हम करेंगे क्या? टेंजेंट x/2, यस, और उसको इवेल्युएट करिए कहां से कहां तक? 0 से π/2, एंड लेट मी द वैल्यू। वैल्यू क्या आएगी? π/2 पर tan π/4 अपर लिमिट पर माइनस लोअर लिमिट tan 0 0, तो आंसर आ गया 1। तो कुछ इंटीग्रल्स जिसकी वैल्यू 1 होती है ना? ये आपको याद रहे तो अच्छी बात है। जैसे इंटीग्रल sin x dx 0 to π/2, इंटीग्रल cos x dx 0 to π/2, इंटीग्रल e to the power x dx 0 to π/2, ये वाले तो है देख ही रहे हो आप, है ना? ये सब की वैल्यू 1 होती है। और एक ये भी अभी आपने कर दिया 0 to π/2 1/1 प्लस cos x dx, इनकी वैल्यू 1 है सबकी। और इंटीग्रल बिकॉज इसका मतलब ये वो फंक्शन है जिनका नहीं एक ही लिमिट नहीं है, ये सॉरी इसकी लिमिट अलग है, इसकी लिमिट अलग है बेटा, इसकी लिमिट एक की अलग है, बाकी सबकी सेम है। सिर्फ ये वाली लिमिट है 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल बाकी सबकी लिमिट सेम है, 0 to π/2 0 to π/2। मतलब आपको वर्चुअली आप ऐसा बोल रहे हो कि 0 से π/2 में sin x की एरिया और cos x की एरिया सेम आएगी। तो ऐसा ये साइन का ग्राफ होता है और ये इस तरह से कॉस का ग्राफ होता है। तो 0 से π/2 तो ये है ना, तो ये जो एरिया है दिस एरिया इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस एरिया, जस्ट मिरर इमेज है दोनों। तो ऐसे सामने मिरर रख दो,
तो इन्वर्जन, लेफ्ट राइट इन्वर्जन हुआ, दैट्स इट। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि 0 से π/2 साइन का और कॉस का इंटीग्रल का वैल्यू सेम है, क्योंकि इंटीग्रल डेफिनेट फॉर्म में एरिया एनक्लोज बाई फंक्शन एंड एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकली। और वही एरिया होती है जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करते हो, या लॉग को 0 से 1 इंटीग्रेट करते हो। जैसे e⁻⁻x फंक्शन है, तो जब आप e⁻⁻x को 0 से लेके इंफिनिटी तक की एरिया, ये वाली एरिया जब सीख करते हो, तो ये एरिया भी 1 यूनिट ही आती है, ये भी 1 यूनिट है। और या -∞ से y = e⁻x को आप -∞ से 0 ही इंटीग्रेट करते हो तो भी वही आता है। चलो आगे चलें, अगले स्लाइड पे चलें। Yes, sir. Can we move to next slide? Yes. अब जैसे ये है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। 0 to π/2 √1 + cos x dx क्या होगा? -1 to -1/√3 cot इनवर्स x dx क्या होगा? 0 to 1 1/1 + x का dx क्या होगा? स्ट्रेट अवे ये सभी केसेस में हमें कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं लगाना, सिंपली उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना और उसको इवेलुएट करना है फर्स्ट थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को यूज करके। ये क्या है, मतलब न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला जो है ना, उसी का इस्तेमाल करना है बस, और कुछ नहीं करना। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हाफ एंगल में लेके, हाफ एंगल में लेके पहले रैशनलाइज किया होगा आपने, तो 0 to π/2 क्या आया? तो √2 बाहर हो गया, क्योंकि ये 2 cos स्क्वायर x/2 होगा, तो कोसाइन x/2 मॉड है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मोड का तो कोई काम नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो cos x/2 पॉजिटिव है, क्योंकि x एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के भी हाफ में है, तो पॉजिटिव है, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं। cos x/2 का इंटीग्रल क्या होता है? cos x/2 का इंटीग्रल क्या होगा? sin x/2 डिवाइडेड बाई हाफ, 2√2 साइन ऑफ x/2, और इवेलुएट करेंगे आप 0 से π/2। क्या आया आंसर? कैन यू लेट मी नो? (2√2) बाहर है, साइन π/4 इज 1/√2 minus sin 0 is 0. So this is actually 2. Very good. So this answer is 2. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे ही बी और सी पार्ट में, अच्छा बी और सी पार्ट आपके सामने अगर है तो कौन सा आप पहले करना पसंद करोगे? मैं जस्ट चेक करना। हाँ सी पार्ट। सी पार्ट क्यों? अरे tan x का वो दिख रहा है, क्योंकि सी पार्ट में इंटीग्रल डायरेक्टली दिख रहा है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 + x क्या आ जाएगा तुम्हारा? स्ट्रेट अवे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x इवेल्युएटेड 0 to 1। तो 1 पर tan इनवर्स 1 इज π/4, और 0 पर tan इनवर्स 0 इज 0, तो योर नेट आंसर इज π/4। नेट आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? π/4 हो जाएगा, π/4। तो ये सी पार्ट भी हो गया। आप बी पार्ट का आंसर कर दो। cot इनवर्स x को कैसे इंटीग्रेट करोगे? वन के साथ बाई पार्ट लगा ले। बिल्कुल लगा सकते हो, और भी कुछ कर सकते हो। सर cot इनवर्स x को थीटा मान लो। हाँ तो अभी थीटा सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड पर नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन का जो क्राइटेरिया है कैसे करते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप पहले बाई पार्ट करो, बाई पार्ट से लगाओ। बाई पार्ट वाले मेथड से करोगे तो क्या लिखोगे इसको? 1/tan इनवर्स x। ये क्या होता है मानसा?
कॉट इनवर्स एक्स 1/tan इनवर्स एक्स होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, 1/, नहीं होता है। सब भूल गए, पूरा पूरा फंक्शनली प्रॉपर्टी भूल गए यार तुम लोग। तो आईटीएफ पे इतना दिमाग क्यों खपाया फिर? तो आप पहले तो इसको 1 एज्यूम करो, इसको सेकेंड फंक्शन लो, इसको फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट लगाओ, x माइनस x/1 + x², इवेल्युएटेड -1 से -1/√3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो ये प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे? इंटीग्रल -1 से -1/√3 कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 + x² इंटू एक्स, तो माइनस की वजह से मैं प्लस कर दिया, x/1 + x² कर दिया, और इसको रादर 2x कर दो और 1/2 कर दो। अब इवेल्युएट करो बेटा, ये इसकी वैल्यू क्या है पहले मुझे बताओ। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है इसको पहले इवेल्युएट करो, इस क्वांटिटी को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके क्या आएगा। अपर लिमिट पर वैल्यू क्या आएगी? माइनस माइनस प्लस 1/√3, और नीचे आएगा 1 + 1/3 4/3, तो 1/√3 इंटू 4/3 लिखे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। ये फर्स्ट में डाउट है सर, ये फर्स्ट कैसे लिखा आपने? फर्स्ट मतलब कौन सा? फर्स्ट टर्म। ओ, तुम बताओ क्या होना चाहिए। अच्छा, सर कोट इनवर्स x इंटू एक्स होना चाहिए। अरे हाँ 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 हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल डाउट होना ही चाहिए। हाँ ये होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन इंटू एक्स कॉट इनवर्स एक्स हो गया बेटा, एक्स कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी। दूसरा ठीक है, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 + x², और x, यस। ये ठीक है। अब इसका इवेल्युएशन करो पहले वाले का, तो -1/√3 कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3 माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -1 इंटू कॉट इनवर्स -1। अब आईटीएफ का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए आपको, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी, जो भी आप कर रहे हो सब बेकार हो जाएगा। कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी एक होती है, अगर आपको याद हो तो, कॉट इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉस कॉट, कॉस में भी यही है, कॉट में भी यही है, और सीकेंट में भी यही है। तो एनीवे साइन टैन और कॉसेकेंट में सिर्फ ऑड फंक्शन है तो उसमें माइनस बाहर आ जाता है, बाकी पाई माइनस होता है। तो एनीवे इसकी वैल्यू इवेल्युएट करके बताओ। और ये इसके अलावा +1/2, ये क्या हो गया? ये log 1 + x² हुआ, ln ऑफ 1 + x², और इसको इवेल्युएट कर लेंगे किस पर आप? वही -1 से -1/√3 पर। अब आंसर निकालेंगे, हो जाएगा? बताते जाइए जरा, आंसर निकालो, नहीं बोलो। -1/√3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है? पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 क्या होता है? कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है? π/3 पर, तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा। और ये भी बोल सकते हैं ना, cot 2π/3 पर -1/√3 आ जाएगा वैल्यू। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, कॉट इनवर्स -1 क्या होगा? पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 इज 3π/4, एंड प्लस इसकी वैल्यू हाफ टाइम्स क्या आएगी? log 4/3 माइनस log 2। तो एट द एंड योर आंसर इज 3π/4 माइनस 2π/3√3 एंड प्लस ये क्या आया बोलो? हाफ ln 2/3, हाफ ln 2/3।
ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस थे, ऐसा मुझे अपियर हो रहा है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुए थे, बट स्टिल फिर से कर लिया आपने, अपने आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, और आगे चलेंगे। कैन वी मूव टू नेक्स्ट? यस सर। तो प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं फटाफट जल्दी से। हाँ, अब जैसे ये है, अब अभी आपको मैंने क्या बताया, वॉल्यूज फार्मूला बताया, राइट? तो फटाफट जरा इनकी वैल्यू निकाल के दिखाओ तो। 0 to π/2 sin क्यूब एक्स, 0 to π/2 cos क्यूब एक्स, 0 to π/2 sin x की पावर 4, 0 to π/2 cos x की पावर 4, 0 to π/2 sin x की पावर 12, या 0 to π/2 cos x की पावर 12, एक ही बात होगी। 0 to π/2 sin x की पावर 17, या 0 to π/2 cos x की पावर 17। तो ये क्या आएगा? तो ऑड है 3, तो बोलो 3 - 1 2/3 2/3 इंटू 1। I3 से I1 मतलब sin x dx या cos x dx 1 आएगा 1। इसका आंसर क्या आएगा? 4 है तो 3/4 इंटू 1/2 1/2 इंटू 5/2 5/2। इसका आंसर क्या आएगा? फास्ट जल्दी बोलो। 11/12 इंटू 9/10 इंटू 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू 2/2 2 नहीं, नहीं 1/2 1/2 1/2। 1/2 अब बिकॉज ये इवन है तो I0 मतलब π/2, π/2 I0 मतलब 1 dx का इंटीग्रल 0 से π/2 करेंगे तो अच्छा π/2। यस। और ये इसका बोलो 16/17 इंटू 16। अब इसको फटाफट दो माइनस करो। 16 14 12 10 8 6 4 2, नीचे 3 5 7 9 11 13 15, और ऑड है तो 1। तो इतना फास्ट लिखना आपको। वॉल्यूज फॉर्मूला बताने का पर्पस सिर्फ ये है, ये सब इंटीग्रल को आप जो है ना एकदम 15 सेकंड में खत्म करो, 15 से 20 सेकंड में फाइनल आंसर लिख सको, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड। दिस इज द पर्पस, मेकिंग योर प्रोसेस फास्ट। तो साइन की कोई भी पावर आएगी, अगर 0 से π/2 में करना है तो हम ऐसे करेंगे, अगर 0 से पाई होगा तो प्रॉपर्टी से हम 0 से π/2 में रिड्यूस करके फिर यही करेंगे, तो आप अपना समय बचाएंगे। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। यस सर। Evaluate the following integral: 0 to ln 2 ex upon 1 plus ex, 0 to 1 x e की पावर माइनस x, 0 to ln 2 x e x dx। फटाफट जल्दी आंसर करो। कौन सा क्वेश्चन बात कर रहे हो मानसा? डेफिनेट इंटीग्रल का तो तुमने कोई क्वेश्चन शेयर नहीं किया बच्चे। वो इनडेफिनिट है ना, और उसमें साइन एक्स की पावर
साइन एक्स की पावर 20 21 एक्स तो नहीं, उसमें और भी कुछ एक्सप्रेशन था ना। उसको मैं बताऊंगा बाद में, डोंट वरी। इसको कर लिया ना, इसका डेरिवेटिव यही न्यूमरेटर है तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है ना, log of 1 plus e raised to the power x evaluated under the limit 0 to ln2, 0 to ln2। क्या आएगा आंसर? अगर आप ln2 पुट करोगे तो क्या आएगा? log 1 plus 2 3, और 0 पुट करोगे तो ln2, तो योर फाइनल आंसर इज log of 3/2। ए पार्ट हो गया। ऐसे बी पार्ट का और सी पार्ट का आंसर क्विकली जल्दी कंज्यूम फिनिश करो। आज मैं जितना डिस्कस कर लूंगा उसी पर बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब या इधर फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करो या फर्स्ट गेम की बात करो, तो जब तक आज का लेक्चर के बाद ही आप फर्स्ट गेम के सवाल कर सकते हैं। हाँ, एक्स सी की पावर माइनस एक्स का बाई पार्ट लगाया, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड यूज करके, तो माइनस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इज प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। और इस पूरे को हमें अल्टीमेटली इवेलुएट करना 0 to 1। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 0 to 1 लिमिट लगा दें और इसको 0 to 1 इवेलुएट कर लें, ये भी एक तरीका है। चाहे आप डायरेक्ट इवेलुएट करके लिमिट लगाओ या ब्रेक करके, तो हम पूरा इवेलुएट ही कर लेते हैं। ई रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर, ये ई की पावर माइनस एक्स, सॉरी, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और इसको हम 0 to 1 इवेलुएट करेंगे। माइनस बाहर निकाल सकते हो और इसको आप x प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हो और 0 to 1 इवेलुएट कर लो। फाइनल आंसर मेरे को बता दो जल्दी से, क्या होगा फाइनल आंसर? क्विकली रिजॉल्व करके बोलो। देखिए कुछ लोग अभी एडमिट हो रहे हैं, अभी देखिए। किस नेगेटिव का पॉजिटिव बना दिया था? किस नेगेटिव का पॉजिटिव बना दिया था, बोलो। सर जो ये इंटीग्रल लिया था e की पावर माइनस एक्स का। क्या आया था पहले तो? अब पूरा मैं इंटीग्रल इंडेफिनिट में करके दिखाऊं। x इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, यही था ना? यही होता ना बाई पार्ट। तो ये वाला आ गया माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ये इस इंटीग्रल का माइनस जो आएगा बाहर, वो माइनस की वजह से यहाँ प्लस किया, बट इंटीग्रल तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स ही आएगा ना। ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। दैट माइनस विल मेक आउटसाइड पॉजिटिव, और फिर इंटीग्रेट किया तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स आया, और इसका इंटीग्रल क्या है? माइनस ई की पावर माइनस एक्स आया। तो इसीलिए तो इसको माइनस कॉमन लेकर के एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स लिखा मैंने। इज दैट क्लियर? यस सर। 1 पर वैल्यू क्या आई? 1 पर वैल्यू क्या आई? 2 बाई ई, और 0 पर वैल्यू क्या आई? 1। तो योर आंसर इज एक्चुअली e माइनस 2 अपॉन ई। 2 माइनस ई अपॉन ई, माइनस से मल्टीप्लाई किया, e माइनस 2 अपॉन ई। दूसरी बात ऐसा भी होता है ना, जैसे मान लिया कहीं, जैसे अगर आपने माइनस माइनस मिस कर दिया, कुछ किया, अगर साइन उल्टा आ गया तो वो पकड़ में आ जाता है। जैसे देखो ये फंक्शन जो है तुम्हारा हमेशा हमेशा कैसा फंक्शन है? पॉजिटिव फंक्शन है।
0 से 1 इंटरवल में इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अब कोई फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव है, लोअर लिमिट छोटी है, अपर लिमिट बड़ी है, तो उसका एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आंसर तो आना नहीं चाहिए। तो अगर माइनस आंसर है तो इस तरह से क्रॉस चेक भी करते रहा करो क्वेश्चन में, तो गलतियां डेफिनेट इंटीग्रल में बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हैं तो। इसका तो आ ही जाएगा ना, इसका तो डायरेक्टली उसी फॉर्म से कर दो। कौन से फॉर्म से? हेलो, f प्लस एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 प्लस 0, क्या होगा इसका इंटीग्रल? e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 और इवेलुएट कर लो अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 एंड गेट मी द वैल्यू। पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 नहीं, सॉरी, ln ऑफ 2 है, आई एम वेरी सॉरी। हाँ जी बताओ। अपर लिमिट पर e टू द पावर ln 2 इज 2 इंटू ln 2 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट पे किया तो e टू द पावर 0 इज 1 और 0 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। फाइनल आंसर आया 2 ln 2 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1। इसी को आप ln ऑफ 4 माइनस ln ऑफ e भी लिख सकते हो, समटाइम्स इसको ln ऑफ 4 बाई e भी लिखते हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आंसर प्रेजेंटेड है ऐसा। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग द न्यूटन लीबनिज फार्मूला टू इवेलुएट द इंटीग्रल, दैट्स इट। बताएंगे, डोंट वरी, बताएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल की एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है तो कहाँ से करनी है वो सारी बातें बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, तो यहां तक बात सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में देखो तो ये जो टॉपिक है ना, दिस टॉपिक इज 90% गवर्न्ड बाय प्रॉपर्टी एंड 10% बाय इंटीग्रेशन। तो बहुत एलिमेंट्री लेवल का इंटीग्रेशन यूज होगा, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, एंड मेजॉरिटी में प्रॉपर्टी से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और प्रॉपर्टी, इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज शुरू के तो बहुत सिंपल है, जैसे आज जो डिस्कस करूंगा वो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, फटाफट शुरू हो जाइए। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट सेज दैट बाय चेंजिंग द वेरिएबल, जैसे कि मान लो इंटीग्रेंड का वेरिएबल x है और आप x के जगह पर t डालना चाहते हो या u डालना चाहते हो या z डालना चाहते हो, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल नॉट चेंज। इंटीग्रल a to b fx dx is same as integral a to b ft dt is same as integral a to b fu du. तो change of variable does not change the value of integral. Why? इसका मतलब होता है fx और x एक्सिस के बीच एरिया एनक्लोज्ड फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। इसका मतलब होता है एफ टी और टी एक्सिस के बीच एरिया एनक्लोज फ्रॉम टी इक्वल टू ए टू टी इक्वल टू बी। तो ये रीनेमिंग दी एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का नाम अगर मैं टी एक्सिस बोलूं, वाई एक्सिस का यू एक्सिस बोल दूं, क्या फर्क पड़ता है जी? तो एक्सिस का नाम बदलने से एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, बट यस अगर एक्स के जगह एक्स स्क्वायर कर दोगे, एक्स के जगह साइन एक्स कर दोगे, मतलब वेरिएबल फंक्शन चेंज कर दोगे, तब वेरिएबल की जगह कोई नया फंक्शन डाल दोगे तब तो चेंज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ x को t या u करने पर एरिया नहीं चेंज होगी, मतलब इंटीग्रल की वैल्यू नहीं चेंज होगी। याद रहेगा? यस सर। क्योंकि x को t करोगे ना तो dx dt हो जाएगा। x अगर a को जाएगा तो t a को जाएगा, x b को जाएगा तो t b को जाएगा, तो a to b ft dt हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम इंटीग्रल की लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें तो इंटीग्रल की वैल्यू न्यूमेरिकली नहीं चेंज होती है, उसका साइन रिवर्स हो जाता है। आई होप यू नो इट वेल, बिकॉज आप जानते हो कि जब आप a टू b करते हो, dx याद है, dx क्या होता है? x फाइनल माइनस x इनिशियल। और अगर आप इंटीग्रल a टू b कर रहे हो तो dx पॉजिटिव आएगा अगर b बड़ा है और a छोटा है। मान लो b बड़ा है और a छोटा है।
बट जब आप वही B2A करोगे बेटा तो क्या आएगा, तो dx फाइनल a की तरफ होगा, इनिशियल b की तरफ होगा, तो अब आपका x फाइनल माइनस x इनिशियल नेगेटिव आ जाएगा। तो एक में dx पॉजिटिव होगा, दूसरे में dx नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन वही है, तो फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो fx और dx का जो प्रोडक्ट होता है, समझ रहे हो, उसका साइन, हेलो, यहां पर fx अगर पॉजिटिव है dx भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, यहाँ पर fx पॉजिटिव है dx नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ गया, तो हर एक एलिमेंट का साइन रिवर्स हो गया, वहां पर पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम और साइन अपोजिट हो जाएगा। एक तो आर्ग्यूमेंट, कॉन्सेप्चुअल आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है वो भी मैं बता देता हूं, तो पहले लिख लो प्रॉपर्टी, a to b fx dx इज नेगेटिव ऑफ b to a fx dx। कैसे प्रूफ करेंगे, मान लो एंटी डेरिवेटिव स्मॉल f का कैपिटल F है, तो a to b fx dx क्या होगा, a to b fx dx का मतलब होगा, बोलो, f ऑफ b माइनस f ऑफ, माइनस कैपिटल, और इसी को आप माइनस साइन लेकर के f ऑफ a माइनस f ऑफ b बोल सकते हो, और इसी को लिख सकते हो माइनस ऑफ, बोलो, अपर लिमिट a हो गया और लोअर लिमिट b हो गया, b to a fx dx। तो दिस इज द प्रूफ of the second property. Hopefully it goes well. यस सर। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि आप वेरिएबल की जो लिमिट ऑफ वेरिएबल है उसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, बट उसके वजह से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर, ये ध्यान रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। साइन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बिकम्स अपोजिट इफ द ऑर्डर ऑफ लिमिट इज रिवर्स्ड। तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 बहुत एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बेसिक बात है और याद रहनी चाहिए, ये यूजुअली हम कर रहे होंगे क्वेश्चन में, है ना, हर एक क्वेश्चन में हो सकता है मूव कर रहे हो इस तरह की बातें। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हटा दूं, स्लाइड को चेंज करूं, मैं नोट कर चुके हैं आप। यस सर। प्रॉपर्टी 3 पर जाएंगे और लिखेंगे ब्रेकिंग ऑफ लिमिट। थर्ड प्रॉपर्टी है ब्रेकिंग ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इट सेज that integral a to b fx dx is a to c fx dx plus c to b fx dx। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर आप एक फंक्शन की बात कर रहे हैं fx की, और उसको हम a से लेके, मान लो ऐसा है, ये एक पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, तो a से b मान लो इंटीग्रेट कर रहे हैं, और अगर हम इसकी लिमिट को बीच में ब्रेक कर देते हैं, कहीं भी ब्रेक कर देते हैं, c पर ब्रेक कर देते हैं, तो a से c और c से b, मतलब दो तरह की बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं कि इसकी टोटल एरिया की बात कर लेते हैं, टोटल एरिया कहां से कहां तक, तो टोटल एरिया हमने बात कर ली ए से लेकर के बी तक, ए से बी जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया ये है, तो मैंने यहां लिख दिया कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज द एरिया शेडेड बाय दिस कलर। ये जो एरिया है ना, ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजीली इंटरप्रेटेबल। बट अब अगर मैं इसको, आई एम सॉरी, हाँ, अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं, ये से यहां तक, ये क्या है, ये वाली एरिया, ये एरिया क्या है,
तो ये है इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स, ए से सी एफ एक्स डी एक्स। एग्रीड? बोलो। यस वेर एज ये एरिया जो है, ये वाली एरिया, ये एरिया क्या है? ये सी से बी एफ एक्स डी एक्स है। तो डोंट यू सी दैट इन दोनों का सम इसके इक्वल है? यस सर। But this is what this property mean to say, that you can break the limit of integration at intermediate points. ऐसा लगता है कि मतलब है कि आप a से c, c से b, तो कई सारे जगह पे भी ब्रेक कर सकते हैं। You may write it like इंटीग्रल a से c1 fx dx प्लस c1 से c2 fx dx प्लस c2 से c3 fx dx। जितने पॉइंट पर चाहो उतने पॉइंट पर ब्रेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लास्ट में बी आना चाहिए, दैट्स इट। लास्ट में आप ए से स्टार्ट करेंगे, बीच में ब्रेक करते करते लास्ट में बी पे पहुंचना चाहिए, पहली पॉइंट है। अच्छा, सी कहां होना चाहिए, या C1 C2 C3 ये कहां होने चाहिए? दे आर द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन, हेलो, A to B. C1 C2 C3 Cn etc. they are apparently, they appear to be the real numbers lying between A to B, but this is not true. C1 C2 C3 C, they can be any real number lying in the domain of continuity of fx. So C belongs to domain of continuity of fx, domain of continuity of fx, फंक्शन fx। तो ये जरूरी नहीं है कि C जो है यहां हो, C बाहर भी हो सकता है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट पहले इसको नोट कर लिया इसको, तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, ऐसी है। C must lie in the domain of continuity of fx। जैसे अगर C मिडिल में है तो आपने देख लिया एरिया ABCD, ABCD इज एरिया AMPD प्लस एरिया MBCP, ऐसा करके ब्रेकअप करके देख लिया आपने। अगर C, यहां पर C क्या है, C A और B के बीच में है, बट मैं बोल रहा हूं C बाहर भी हो सकता है। C बाहर होगा तो क्या होगा वो समझो। अगर C बाहर होगा, मान लो C B से बड़ा है, A से बड़ा B और B से आगे जाके C है, तब क्या होगा? तो उस केस में ऐसी सिचुएशन होगी कि मान लो ये A है, ये B है, C मैंने यहां ले लिया, तो A से C fx dx जब करेंगे ना, तो ये टोटल एरिया आएगी। यस सर। और उस टोटल एरिया में से जब C से B करेंगे, A से C में, तो ये टोटल एरिया आएगी ना, यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट एरिया, तो एक्स्ट्रा एरिया आ गई, जितना चाहिए उससे ज्यादा आ गई। यस। और फिर C से B करेंगे तो इंटीग्रल C टू B fx dx ये वाली एरिया के इक्वल आएगा, बट अपोजिट साइन होगा उसका, क्योंकि अपर लिमिट बड़ी है और लोअर, अपर लिमिट छोटी है और लोअर लिमिट बड़ी है, तो ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो एक्चुअली ये जो शेडेड एरिया है, ऐसे लिखोगे A to B fx dx इज इक्वल टू A to C fx dx plus C to B fx dx. Now let me explain you what is the desired things. जैसे ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया जो आ रही है, ये वाली है A to C fx dx, ये वाली, ये एरिया। और इसमें से हमने माइनस कौन सी एरिया किया, ये टोटल एरिया यहां तक पूरा जो आ रही है। और जो ये वाली एरिया है, ये जो प्लस साइन से शेडेड है, ये इस एरिया का नेगेटिव, ये इंटीग्रल की वैल्यू है माइनस। नेगेटिव क्यों, नेगेटिव क्यों? होगी लिमिट्स, हाँ लिमिट्स चेंज होगी सर इसमें। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो dx नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ऑफ दिस एरिया n इज इक्वल टू ये एरिया, तो आप देख ही रहे हो कौन सी, ये वाली एरिया, ऐसे ऐसे। तो आप देख लो ये शेडेड एरिया जो है, टोटल येलो कलर से शेडेड एरिया माइनस दिस एरिया के इक्वल है।
ये प्रूफ सिर्फ ये मैं बता रहा हूं कि आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि ए और बी के बीच में लिमिट को ब्रेक करते हैं। लिमिट में जो ब्रेक पॉइंट है, दिस कैन गो बियॉन्ड सी, इट कैन गो बिफोर लेस देन ए, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली थिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ दैट यू स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, दैट्स इट। बीच में आप कहीं भी ब्रेक करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज इंपॉर्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं नहीं, कंक्लूजन पहले लिख दो। कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है क्या? ऑल्दो वी कैन ब्रेक द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एट n नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऑल्दो we can break the limit of integration at n number of points, but it is necessary to break the limit at following points। बोल रहे हैं कि ऑल्दो हम इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट को डिजायरेबली कहीं पर भी ब्रेक कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट पर लिमिट को ब्रेक करना कंपलसरी है। वो कौन से पॉइंट हैं? तो पहला, जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर ए से बी इंटरवल में किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन में ब्रेकेज है, तो उस पॉइंट पर लिमिट को ब्रेक करना कंपलसरी है। क्योंकि जो आपका फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल इंटीग्रल कैलकुलस का पहला थ्योरम और दूसरा थ्योरम, दोनों में कंटिन्यूटी इज द मेन क्राइटेरिया। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पर वो थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता हो, जैसे जिंट है, तो जिंट फंक्शन का डेफिनेशन 0 to 1 में 1 है, 1 से 2 में, 0 से 1 में 0 है, और 1 से 2 में 1 है, तो डेफिनेशन चेंज हो गई। तो हमें हर इंटीजर पे ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड x माइनस 2, तो x इक्वल टू 2 के लेफ्ट में डेफिनेशन अलग है और 2 के राइट में अलग है, तो जहां जहां डेफिनेशन चेंज होगी वहां पर भी हमें लिमिट को ब्रेक करना जरूरी है। वेयर fx चेंजेस इट्स डेफिनेशन, where fx is discontinuous, where fx is not defined, where fx changes its definition, these are the point where the breaking of limit is mandatory, करना ही पड़ेगा। जैसे आपको बोला गया है, evaluate the following integral, -2 से 2 mod 1 minus x square dx, b part 0 to 2 x gint x dx। तो अब ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट को, तो ब्रेक करिए फटाफट, जल्दी बताइए क्या होगा। तो इसका ब्रेकअप पे ऑब्वियसली हम देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई -2 से 0 और 0 से 2 में सेम ही आएगा आंसर, है ना? ये आएगा, यस। तो हम इसको ऐसे लिख दें, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 तक ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और 1 के आगे ये नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर से ब्रेक होगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स, क्या लिखेंगे बोलो? 0 to 1, तो 0 to 1 में ये वाली नंबर पॉजिटिव है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, डेफिनेशन चेंज हुई, प्लस 1 से 2, और 1 से 2 अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका x स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। और अब आप इसको इवेल्युएट कर लेना, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको आप 0 से 1 इवेल्युएट कर लेना, प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर नहीं भाई, x क्यूब, सॉरी, ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस x, और इसको इवेल्युएट कर लेना 1 से 2, और फिर आंसर कैलकुलेट कर लेना। तो आज की क्लास को मुझे यहीं पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद दूसरी क्लास है बेटा। आगे इवेल्युएट तो कर लेंगे, आंसर तो आ ही जाएगा। 1 माइनस 1/3 इस 2/3, तो ये हो गया तुम्हारा 4/3, और ये हो गया तुम्हारा 8/3, 2 टाइम्स क्या होगा बोलो? 8/3 माइनस 2 माइनस 1/3 माइनस 1, एंड देन नेचुरली कंप्लीट करके फाइनल आंसर निकाल देना, ठीक है? दूसरे वाले पार्ट में जस्ट बताओ मुझे कहां कहां पर लिमिट ब्रेक होगी, बाकी कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। कैन यू टेल मी व्हाट आर द पॉइंट वेयर द लिमिट हैज टू बी स्प्लिट? इंटीजर पॉइंट्स, मतलब है 0 to 1 क्या लिखोगे? 0 से 1 0 dx हो गया, 0 हो जाएगा। फिर 1 से 2 क्या लिखोगे?
x थी, तो इसका आंसर तुम्हारा फाइनली क्या आएगा? इसका आंसर तो 0 ही आएगा। इसका आंसर x²/2 इवेल्युएटेड 1 से लेके 2। फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्या? 2 - ½ दैट इज 3/2। ठीक है, तो अभी जो कुछ कराया मैंने, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो आज मैं नहीं डिस्कस कर पाया, वो थी सब्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी। तो सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है उसको छोड़ करके आप फर्स्ट गेम के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट गेम में शेयर कर चुका हूँ कि नहीं अभी आपको? यस सर, कर दी थी आपने। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे उसके कर जाओ। कल मॉर्निंग में हम लोग, आपकी जो रेगुलर टाइमिंग है 8 से 9:30 जो भी होती है, तो उस टाइम में हम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी और कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। 4th, 5th, 6th, 7th प्रॉपर्टी, मतलब 4-5 प्रॉपर्टी हम लोग कल डिस्कस करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। मैं आपको एक इंडेफिनिट का लेक्चर मैंने शेयर करना था बट मैं भूल गया था, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। उसको अगर समय मिले तो देख लेना, आज देख लेना या कल देख लेना, बस देख लेना उसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ओके, बोलो। सर वो सर एक शीट शेयर कर दो सर, वेक्टर और 3D की सर। वेक्टर 3D की शीट शेयर करनी है? ठीक है बेटा, आप मुझे ऐसा करो ना, टेक्स्ट कर देना जरा। ओके ठीक है, सर। क्योंकि इस वक्त क्लास होगी, हो सकता है दिमाग से स्किप कर जाए। ठीक, ओके सर। ठीक, ठीक है, ओके। सो लेट्स थैंक यू क्लोज सर। द कॉल बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन द मॉर्निंग। ओके, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Just move with new resolution in new year to just crack the exam with the flying colors. Yes, yes. Bye.